वेलकम टू आवर 12th क्लास स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के लिए कितना होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। किसी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो डिटरमाइन किया था, और किसी इक्वेटोरियल के लिए कितनी होती है वो डिटरमाइन किया था, और किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हम लोगों ने सोल्व किया था। लास्ट क्लास में हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स करना बाकी रह गए थे, तो डायपोल के लिए हम न्यूमेरिकल आज स्टार्ट करते हैं। उस लेक्चर में पिछले वाले वीडियो में पार्ट 4 में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था। डायपोल के लिए आप लोगों ने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर निकाला था, इक्वेटोरियल के लिए निकाला था। आज हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने राइट किया है यहाँ पर, 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलोम्स आर प्लेस्ड 5 millimeter apart. Determine the electric field at a point P on the axis of dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charges. ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या लिखा है, 2 चार्जेस प्लस माइनस माइक्रोकूलोम। माइक्रोकूलोम में दिया है और हमें पता है कि जब भी हम यूनिट डिटरमाइन करेंगे तो आपका जो चार्ज वाली यूनिट है वो किसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, कूलोम में होना चाहिए। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको चार्ज गिवन कर रखा है, ठीक है। 2 चार्ज है आपके पास, एक आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डायपोल ऐसे ही होता है, एक नेगेटिव और एक प्लस क्यू, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्लस क्यू चार्ज होता है, जिनका अमाउंट तो सेम होता है लेकिन उनका साइन अपोजिट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलोम चार्ज। दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, माइनस 10 कूलोम है और यहाँ पे आपका क्या है, प्लस 10 कूलोम चार्ज है, ठीक है। अब क्या गिवन कर रहा है आपको, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, 5 mm अपार्ट। मतलब दोनों के चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जो आपकी 12 डिस्टेंस हुआ करती थी पिछले डेरिवेशन। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, 4th पार्ट नहीं देखा है, तो पहले 4th पार्ट देखे फिर ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है, 5 mm गिवन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों के बीच की डिस्टेंस को कितना लिख दिया, 5 mm लिख दिया, ठीक है। अब 5 mm है और हमारे पास यूनिट किसके अंदर होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये भी अभी सोल्व करना है। ये भी आपका माइक्रोकूलोम में, तो इसे भी आपको भी कूलोम में चेंज करना है, ठीक है। अगला क्या लिखा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। कहां पर डिटरमाइन करना है, ए पॉइंट पी ऑन द एक्सिस, ठीक है। देखो यहां से आपको हिंट मिल रही है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे डिटरमाइन करना है, ऑन द पॉइंट पी ऑन द एक्सिस। मतलब आपको एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये जो डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ओ ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। इसका मतलब है कि जहां से आपका सेंटर ओ है, उस सेंटर ओ से ये जो पॉइंट पी है वो कितनी डिस्टेंस पर है, आपका 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस आप लोगों ने पिछले डेरिवेशन में एक्स एज्यूम किया था, जो डिस्टेंस हम लोगों ने सेंटर से पी तक का डिस्टेंस एक्स एज्यूम किया था, वो एक्स से डिस्टेंस आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ठीक है। तो पहले तो आपको सब चीजें चेंज करना पड़ेगी, सबको ऐसा यूनिट में लेके आना पड़ेगा। इस 15 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इस माइक्रो को कूलोम में चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे मिलीमीटर है तो इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले चार्ज आपको गिवन है, तो चार्ज यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, 10 इंटू, अब माइक्रो कूलोम में तो कूलोम में चेंज करोगे तो 1 कूलोम जो लेता है वो किसके इक्वल होता है, 10 टू दी पावर -6 कूलोम के इक्वल होता है। तो इसको माइक्रो को कूलोम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा -6 कूलोम,
ठीक है, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम किसके इक्वल होता है 10 टू दी पावर -6 कूलम के। चार्ज चेंज कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद जो आपका एक से डिस्टेंस था, एक से किसको बोला था आपने, जो सेंटर से लगाकर जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 15 सेंटीमीटर जो आप एक्स एज्यूम करते थे उससे आप चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपको किससे डिवाइड करना होगा, 1/100 से आप इसको डिवाइड कर दे, 100 से डिवाइड कर दे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में। दैट मीन्स 0.15 मीटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या गिवन है यहाँ पे 5 mm। अब दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस जो आप लोगों ने 12 कंसीडर किया था, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आप लेते थे चार्ज के बीच की, वो 12 जो है आपका कितना है यहाँ पे 5 mm है। 5 mm है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 टू दी पावर, क्योंकि 1 mm होता है 10 टू दी पावर -3 m के, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 m। ठीक है, अब सारी वैल्यू आ गई, Q भी आ गया, X भी आ गया, 12 भी आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है इस पॉइंट P पर। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। दैट मीन्स आपको इस P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर। कल ही हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, जिन्हें लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो देख ले पहले। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ई वेक्टर किसी एक्सिस के लिए निकाला था 2kp/r³। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे जो आपका r³ नहीं x³। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप लोगों ने इनके बीच का डिस्टेंस x एज्यूम किया था। तो यहाँ पे जो p है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, p का जो वैल्यू होता है डायपोल मोमेंट का वो होता है q × 12 के। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं p का वैल्यू अगर निकालू तो q कितना है मेरे पास, यहाँ पे q का वैल्यू है 10 × 10 टू दी पावर -6 और 2l। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वहां पे वो l का वैल्यू लिखने लगते हैं, इसे 2 से डिवाइड करने लगते हैं। आपको इसको 2 से डिवाइड नहीं करना है, एक्चुअली आपने दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को ही 2l लिया है, इसलिए दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस 2l है उसे हम यहाँ पे यही लेंगे 5 × 10 टू दी पावर -3। ठीक है, ये आपका 12 हो गया। पूरा 12 का वैल्यू आपको एज इट इज पुट करना है, इससे कोई भी डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो p का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, p आ गया आपके पास। बस अब तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है। k का वैल्यू आप सबको पता है, फ्री स्पेस के लिए हम k का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 9 × 10 टू दी पावर 9 पुट करते हैं। तो यहाँ पे k का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, आप सबका वैल्यू आ चुका है आपके पास। तो ई वेक्टर 2 एज इट इज, k का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 9 × 10 टू दी पावर 9। फिर p का वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ पे 10, ये -6 और ये 1 कितना हो जाएगा आपके पास, -5 × 5 × 10 टू दी पावर -3। ये -6 और 10 टू दी पावर 1 मिलके यहाँ पे मैंने -5 डायरेक्ट कर दिया, बाकी पूरा एज इट इज लिखा है, डिवाइड बाय x³। x का क्यूब दिया है और यहाँ पे आपका x कितना आया था 0.50। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.15 का क्यूब करना है। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशंस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर, आप इसे पूरा सोल्व कर लीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। इसका आंसर आपके पास आएगा 2.6 या 7 समथिंग आपका कुछ आ सकता है, 2.6 × 10 टू दी पावर 5 और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी डिराइव हो जाएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से सोल्व कर लें। आई थिंक ये सारे 10 की पावर पहले कलेक्ट कर लेना और जो डिवाइड होगा उसे डिवाइड कर देना, तो ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा न्यूमेरिकल हो गया। अब आपको एक काम करना है, आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है या फिर होमवर्क है आपका इसी में, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने होमवर्क नहीं दिया था, तो इसी लेक्चर में आपका होमवर्क क्वेश्चंस ये है कि जो काम हम लोगों ने अभी एक्सिस के लिए किया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने एक्सिस के लिए निकाला है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालना है। यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, यहाँ पे 10 + 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, और यहाँ पे एक्सिस इस पॉइंट से लगाकर ये पॉइंट P है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैंने आपको दिया है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है सेंटर O से इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। आपको मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इक्वेटोरियल के लिए वो मुझे निकाल के बताना है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। इस पॉइंट O से P तक का जो डिस्टेंस था, यहाँ पे सेंटर से P तक का जो डिस्टेंस था, वही यहाँ पे O से P तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर भी वही सेम है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी 5 mm है। पूरा यही क्वेश्चन है, बस जो काम आप लोगों ने एक्सिस के लिए मैंने आपको करके बताया, वही काम आपको इक्वेटोरियल के लिए मुझे कमेंट करके बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अमाउंट कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बताएंगे आपको। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डाइपोल पढ़ लिया। डाइपोल जब भी पढ़ते हैं तो एक डाइपोल को जब आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे कुछ एजम्पशंस लेते हैं, कुछ टॉर्क वहां पे क्रिएट होता है, वो न्यूमेरिकल वो डेरिवेशन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लें आप, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इजी न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल करने में, आपको लर्न कर लें इसे एक बार। ठीक है, ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक तो हम डाइपोल के लिए टॉर्क की स्टडी करेंगे, दूसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टॉपिक आज स्टडी करने वाले। ये टॉपिक होने के बाद सिर्फ एक टॉपिक और बचेगा आप लोगों का, गॉस लॉ, उसकी एप्लीकेशंस। तो एक वीडियो बनेगा, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम डालते हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी में से सिर्फ फील्ड लिखा है, वो जहां पे भी फील्ड लिखता है वहां पे आप समझ जाए कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हुई, क्योंकि यहाँ पे 12th के सिलेबस में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड तो हो नहीं सकती। यहाँ पे जितनी भी फील्ड, अगर वो कहीं पे फील्ड लिखता है सिर्फ, तो आप समझ जाए कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट वो फील्ड लिखता है। ठीक है, तो फील्ड का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, जब भी आप किसी डाइपोल हमें पता है क्या होता है डाइपोल, जब 2 चार्ज 2l डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, उसे आप लोग डाइपोल बोलते हो। जब आपने उस डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में पुट किया है, तब वहां पे क्या होता है, क्या वहां पे फोर्स लगेगा? क्योंकि हमें तो पता है कि जहां पे चार्ज के बारे में बात होती है, तो चार्ज अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो वहां पे फोर्स लगता है। तो क्या वहां पे फोर्स लगेगा, तो हम देख लेते हैं कितना वहां पे फोर्स लगेगा। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो क्या चीज वहां पे लगेगी, वो आज हमको यहाँ पे लर्न करना है डाइपोल के लिए। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत सारे आपके बनेंगे। ठीक है, तो डाइपोल के लिए लिखते हैं सबसे पहले। अब देखो डाइपोल है, तो हम लोगों ने मान लो कि एक डाइपोल यहाँ पे ले लिया। ये डाइपोल है जो कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही मैंने 12 लिया, क्योंकि हमें पता है कि हम डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना एज्यूम करते हैं, 12 एज्यूम करते हैं। एक्चुअली एजम्पशंस ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप चाहो तो पहले इस 12 को ए या बी भी एज्यूम कर सकते हो, बट हमने एक एजम्पशंस ले लिया। 12 इसलिए लेते हैं वो लोग ताकि यहाँ पे बीच में अगर कोई ओ आ जाए, सेंटर अगर आपको लेना है तो वो एल और एल में डिवाइड हो जाए। अगर आप इसे एल लेना भी चाहो तो वो फिर L/2 में लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसे 12 लेते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया, 12 ले लिया। अब क्या करना है, इस डाइपोल को आपको यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रखना है। मतलब इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो आपकी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है ज्यादा कम। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है, ताकि आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक जैसी अप्लाई होगी तो कुछ अलग होगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं करते, नॉन यूनिफॉर्म रखते हैं तो कुछ अलग सिचुएशन बनेगी, बट नॉन यूनिफॉर्म की आपके सिलेबस में है नहीं, आपको सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए करना है। ठीक है, तो ये डाइपोल हम लोगों ने ले लिया, जिसे हमने कैसे रखा, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पुट किया। सो ए डाइपोल, दिस डाइपोल इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2l, देयर इज प्लस q चार्जेस एंड सेकंड इज माइनस q चार्जेस, एंड वी पुट दिस डाइपोल इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे इसे कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, A B
और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। यहां से एक हमने ट्रायंगल का शेप यहाँ पे बनाया, ये जो आप लोगों ने परपेंडिकुलर बनाया है इसका नाम हम यहाँ पे सी पॉइंट यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ये आपका एक हम लोगों ने ट्रायंगल बना दिया ABC, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे ये आपका AB पॉइंट हो गया। अब हमें करना क्या है, फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पे फोर्स कितना क्रिएट हो रहा है। अगर हम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर पुट कर रहे हैं तो वहां पे फोर्स कितना बन रहा है। तो देखो यहाँ पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाई है कितना फोर्स अप्लाई करेगी, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, प्लस क्यू, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रखा है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। यहां से अगर फोर्स निकालोगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन के आता है सामने, क्यू ई। तो यहाँ पे प्लस क्यू ई आपका फॉर्मूला बनेगा फोर्स का, और यहाँ कितना फोर्स क्रिएट होगा, इस वाली डायरेक्शन में आपका फोर्स कितना क्रिएट होगा, माइनस क्यू ई, ठीक है। अब देखो ये माइनस क्यू ई और ये प्लस क्यू ई है, दोनों अपोजिट है, एक प्लस डायरेक्शन में और एक माइनस वाली अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आप यहाँ पे नेट फोर्स निकालोगे, एफ नेट फोर्स अगर निकालोगे तो यहाँ पे माइनस क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन में और प्लस क्यू ई सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर दोनों का नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स फोर्स तो कितना हो गया, इस पे 0 हो गया। अब फोर्स तो 0 हो गया, तो अब इसका लीनियर मोशन तो पॉसिबल नहीं है। ये जो आप लोगों ने डायपोल पुट किया है, अब इसका लीनियर मोशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो यहाँ पे 0 आएगा। अब फोर्स अगर 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कपल ऑफ फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक प्लस क्यू ई वर्क कर रहा है और एक माइनस क्यू ई वर्क कर रहा है। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, सेम अमाउंट में और इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर इस पेन पे में दो फोर्स अप्लाई करते हो, किस डायरेक्शन से और किस डायरेक्शन से, और अगर वो इक्वल और अपोजिट हो, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये जो पेन है वो लीनियर मोशन न करते हुए कौन सा मोशन करने लग जाएगा, रोटेशनल मोशन करने लग जाएगा। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। और जब भी वहां पे रोटेशनल मोशन होगा, जब भी ऐसा कपल ऑफ फोर्स अगर लगता है, तो वहां पे आपका टॉर्क क्रिएट होता है, ठीक है। तो उस टॉर्क का जो वैल्यू है, टॉर्क यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप थ्योरी में लिख सकते हो, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्रिएट ए फोर्स, दैट फोर्स इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ई, एंड सो द नेट फोर्स बिकम्स 0, बट देयर वर्क ए टॉर्क एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला हम राइट करते हैं फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स, अब आपका फोर्स कितना है, यहाँ पे देखो नेट फोर्स, यहाँ पे फोर्स का मतलब है कि अभी आपको जो वैल्यू आप लोगों ने ली है, सिर्फ एक फोर्स के लिए आपको वैल्यू लिखना है। यहाँ पे आपको 0 पुट नहीं करना है, ये आप लोगों ने नेट फोर्स निकाला, यहाँ पे हम सिंगल वन फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब नहीं, यहाँ पे एक फोर्स आपको लेना है सिर्फ क्यू, जो फोर्स का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये वाला परपेंडिकुलर जो आपने लगाया है, ये वाला जो राइट एंगल पे बन रहा है, ये वाली है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी है ये, BC। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग BC, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया आपके पास QE मल्टीप्लाई BC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस BC का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करी है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा एज इट इज, हमें तो परपेंडिकुलर से मतलब है, तो परपेंडिकुलर को नाम आपने क्या दिया है, BC नाम लिया है, यहाँ पे BC पुट कर दे। ये हो गया आपका BC डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, ये आपका हाइपोटेनियस है, कितना है ये 12 है। तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, BC इक्वल टू आ जाएगा 12 साइन थीटा, ठीक है। BC का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं, BC कितना आ गया आपके पास 12 साइन थीटा। उसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, चाहो तो बीच में आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, अदरवाइज ब्रैकेट में लिख दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये QE 12 साइन थीटा यहाँ पे हमें मिल गया। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसा लिखूं, Q मल्टीप्लाई 12 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रॉस E साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिए आप लोग, टू इक्वल टू, ये टू हम
टॉर्क को टो से डिनोट करते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे टॉर्क लिख सकते हो। ठीक है, जब भी किसी डायपोल को आप यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो वहां पे नेट फोर्स तो जीरो हो जाता है, लेकिन वहां पे कौन वर्क करता है, टॉर्क वर्क करता है, जिसका वैल्यू अभी हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखो Q इंटू 12 हम लोगों ने पढ़ रखा है कि Q इंटू 12 क्या होता है, P होता है। डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या है, चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो एक Q मल्टीप्लाई 12 मिलकर क्या बन जाएगा आपका डायपोल मोमेंट T। तो इसको लिख देंगे हम, डायपोल मोमेंट T लिख दिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई आपका क्या है E साइन थीटा। ठीक है, अब जिन लोगों को वेक्टर्स नहीं आते हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ये अगर A क्रॉस B जो होता है वो इक्वल होता है AB साइन थीटा के, ठीक है, और जो A डॉट B होता है वो होता है आपका AB कोस थीटा के। तो यहां पर क्या हो रहा है, P साइन थीटा हो रहा है, तो P साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस C, दैट मीन्स P साइन थीटा। A क्रॉस B मतलब AB साइन थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो टो को हम लिखेंगे P क्रॉस C, और यही आपका फाइनल टॉर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जहां पे ये रिक्वायरमेंट होगा ये लगाएंगे, जहां ये रिक्वायरमेंट होगा डायरेक्शन के लिए वहां पे हम लोग ये लगाएंगे। ठीक है, तो आप ये पूरा नोट डाउन कर लें। इस टॉर्क के लिए हम 3 केस भी पढ़ लेते हैं कि इसके टोटल 3 केस हम निकाल सकते हैं। 0 डिग्री के लिए आप टॉर्क निकाल सकते हो, 180 डिग्री पे कितना होता है, ठीक है, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, वो हम इसका टॉर्क का निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें, फिर हम इसके 3 केस स्टडी कर लेंगे। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी पेन आप साथ में रखोगे, अपने खुद के नोट्स जो प्रिपेयर करोगे उसकी बातें अलग है, क्योंकि खुद जो नोट्स बनाते हैं उसमें अपने को ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है कि कहाँ पे क्या डाउट है, इजीली क्लियर हो जाता है। तो इसके 3 केस स्टडी कर लेते हैं। केस फर्स्ट हम लेते हैं। केस फर्स्ट आपका सबसे मिनिमम, ठीक है, सबसे कम कब होगा है, तो 2 केस में कम हो सकता है। तो अगर आप थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री पुट करते हो, ठीक है, तो टो का वैल्यू कितना आ जाएगा, PE साइन थीटा की प्लस में कितना रखोगे 0 डिग्री। यहाँ पे तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट करा आप लोगों ने, जैसे 0 पुट करोगे तो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा टॉर्क आपका सबसे मिनिमम आ जाएगा। 0 डिग्री रखा है मतलब ये जो थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, P और E के बीच का। P क्या है आपका डायपोल मोमेंट, ठीक है, और E क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स आप लोगों ने दोनों को क्या रखा है, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल रखा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। इधर इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और आपका जो डायपोल मोमेंट है वो भी आपका इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आप लोगों ने दोनों को एक दूसरे पे कैसे रखा है, पैरेलल रखा है। पैरेलल वाली कंडीशन में आपका जो डायपोल मोमेंट है कितना आ रहा है, मिनिमम 0 आ रहा है। इसी में अगर मिनिमम आ सकता है आपका एक कौन सा, 180 केस में भी आपका मिनिमम आ सकता है, क्योंकि 180 पर भी आपका साइन 180 जो होता है वो कितना होता है 0 होता है, साइन 180 भी। तो यहाँ पे भी आपका टॉर्क कितना आएगा 0, ठीक है। बट 180 के केस में क्या रहेगा कि अगर इस डायरेक्शन में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। दोनों ऐसे एंटी पैरेलल रखे रहेंगे, जब दोनों एंटी पैरेलल रखे रहेंगे तो उनके बीच का जो एंगल कितना रहेगा 180। तो यहाँ पे इस केस को हम बोल सकते हैं एंटी पैरेलल केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपका टॉर्क क्या रहेगा मिनिमम, इन दोनों केस में आपका टॉर्क क्या रहेगा मिनिमम। अब मैक्सिमम आप खुद ही समझ रहे होंगे कि जब हम साइन 90 रखेंगे तो ये केस क्या बन जाएगा आपका मैक्सिमम बन जाएगा। थर्ड पे 270 या 90 पे आपका टॉर्क का वैल्यू जो है हो जाएगा P साइन 90। जैसे 90 डिग्री पुट करेंगे हो जाएगा मैक्सिमम केस हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम का मतलब यही है 90 डिग्री अगर आप लोगों ने रखा मतलब यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू कितना रहेगा P, जो कि आपका मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट करेगा। और ये कब पॉसिबल है, जब आपने मुझे कैसा रखा है परपेंडिकुलर। जब भी आप टॉर्क को परपेंडिकुलर पुट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा है और अगर आप लोगों ने डायपोल मूवमेंट को ऐसा रखा है तो दैट मींस इनके बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री एंगल है और इसी 90 डिग्री एंगल पर आपका टॉर्क क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसी का एक न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो नोट डाउन कर लें आप लोग ये तीनों केस इसके। ठीक है, इजी है केस, तो आप तीनों स्टडी कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहां पे पूछ लिया जाता है कि टोटल का मिनिमम लोवेस्ट केस कब होता है, सबसे हायर केस कौन सा होता है, वो 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरली। अगर डेरिवेशन आता है तो 3 मार्क्स में आता है, ज्यादा चांसेस इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। तो डायपोल कर लिया हम लोगों ने। डायपोल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक एनसीईआरटी में टॉपिक को मेंशन है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप लोग इतना लिख सकते हैं कि इंपोर्टेंस क्या होती है, इसका मतलब होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपोर्टेंस क्या है। जैसे डायपोल मूवमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया, उसकी इंपोर्टेंस क्या है, तो थोड़ा सा 2 लाइन में आप चाहो तो लिख सकते हो कि जो CH4 कुछ मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं जैसे CH4 है, इनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसमें क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट रहता है वो 0 होता है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहते हैं जिनका डायपोल मोमेंट कुछ न कुछ फिक्स होता है। ऐसे मॉलिक्यूल को वाटर, जैसे वाटर है आपका H2O है, उसका डायपोल मोमेंट फिक्स होता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो ये इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस होती है डायपोल की। ठीक है, अगर वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको दिया है, चाहो तो लिख सकते हो। अब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ चार्ज 2 × 10⁹ किलोमीटर। आपको क्या डिस्टेंस 2 मीटर, ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो आप 12 एज्यूम करते हो वो आपको गिवन है। चार्ज गिवन है आपको, ये जो चार्ज है आपका प्लस माइनस है, मतलब एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपका चार्ज का वैल्यू, क्यू का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना है, 2 × 10⁻⁹ किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में तो ऑब्वियसली चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच का आपको गिवन है 12, आपको गिवन है 2 मीटर, इज अलाइन विद द 30 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री का एंगल गिवन है। विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो चार्ज और इनका जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ, 30 डिग्री के एंगल पर अलाइन है। आप और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है आपको गिवन है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये भी इसकी ऐसा यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द टॉर्क, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टॉर्क यहाँ पे निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है P×E, या फिर बोला जाए तो क्या होता है P sin थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टॉर्क इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे P sin थीटा। अब जो P होता है आपका डायपोल मोमेंट कितना होता है, Q × 12 × E sin थीटा। ठीक है, Q का वैल्यू कितना है आपके पास, 2 × 10⁻⁹ 12 मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे 2 मीटर। तो यहाँ पे 2 लिखना है। बहुत सारे बच्चे से 2 से 2 कैसे करके यहाँ पे 1 लिख देते हैं, उन्हें यहाँ 2 ही लिखना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 5 × 10⁴ × sin थीटा। एंगल कितना है आपके पास, 30 डिग्री। यहाँ पे हमने लिखा भी है थीटा कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2। तो डायरेक्ट में sin 30 की प्लेस पे यहाँ पे पुट कर देती हूँ 1/2। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास 5 × 10 × 10⁻⁹ और +4 यहाँ पे कितना हो गया, -9 और +4 -5 और -5 और +1 कितना हो गया 10⁻⁻⁴। ठीक है, और ये आपका टॉर्क आएगा। ठीक है, तो 10⁻⁴ न्यूटन आपका टॉर्क आएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है इसका, तो ये आपका न्यूटन मीटर इतना आपके पास टॉर्क आएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। कभी कभी क्या रहता है एग्जाम में आप लोगों को एंगल दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है, और आप लोगों को कभी कभी P निकालने के लिए बोलता है, टॉर्क गिवन करता है, कभी कभी P निकालने को बोलता है। अभी 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था CBSE में, वो उसमें टो गिवन किया था और E गिवन किया था, साइन थीटा गिवन किया था। P का वैल्यू आपको वहां पे निकालने के लिए बोलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहता है, तो यहाँ से आप P इजीली निकाल सकते हो, P = टो डिवाइड बाय P साइन थीटा। यहाँ से आप P का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कभी कभी आप लोगों से ये सब गिवन करता है, कभी कभी फोर्स पूछ लेता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो फोर्स आ जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है फोर्स बाय चार्ज। तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू कितना आता है आपके पास,
QE। तो कभी कभी इसी फॉर्मूले को लाकर वो फोर्स का वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ से आप फिर फोर्स निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद। तो ये फॉर्मूले आपस में कनेक्ट करके कहीं से भी आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो आप उसके लिए रेडी करें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमने डायपोल पढ़ लिया। लास्ट आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, काफी अच्छा और इजी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि एनसीईआरटी में पहले से गिवन है, लेकिन मैंने इसे आपको लास्ट में पढ़ाया क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। मैंने आपको उस दिन 2 बार बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, किसी भी चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब यह कोई फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप एक कर्व अगर ड्रॉ करो, जितने जितने रीजन में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उतने उतने रीजन में अगर आप कोई कर्व ड्रॉ करो, तो वो कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोगों ने जिस कर्व से रिप्रेजेंट किया है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, देयर इज नथिंग डिफरेंस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द डिफरेंस ओनली इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ए कर्व दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो कर्व हम ड्रॉ करेंगे उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं हमारी सिंपल लैंग्वेज में। बट मैंने आपको डेफिनेशन एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि नंबर अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो नंबर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ज्यादा मिलते हैं। An electric field lines is a curve drawn in such a way that the tangent to its at each point। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उसके हर एक पॉइंट पर अगर आप जो टेंजेंट उससे टच करती हुई लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, तो वो लाइन आपको क्या देती है, डायरेक्शन देती है उस फील्ड की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा हम कैसे बनाते हैं, आउटवर्ड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, आउटवर्ड। अगर वही बात एक नेगेटिव चार्ज की बात करें तो एक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इनवर्ड ड्रॉ करेंगे। ये बात हम लोगों ने पहले ही लाइन कर ली है। आप चाहो तो ये पॉइंट भी इसमें नोट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में आपके पॉइंट नोट कर सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, एक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्ड होती है। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें अगर आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो लाइंस के ऊपर, तो वो टेंजेंट आपको क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ना, उसके तरीके कौन कौन से, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टी हम लोग लर्न कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो काफी प्रॉपर्टी होती रहती है, कुछ एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको राइट करवाई है। वैसे तो देखा जाए तो इसकी करीबन 13, 14, 15 समथिंग इसकी प्रॉपर्टी देखने में आती है। ये 6 प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है जो कि यहाँ पे मेन है। दूसरी बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो एरो हम बना रहे हैं, है ना, ये जो एरो हम दिखा रहे हैं वो क्या बताते हैं, आपको डायरेक्शन बताते हैं। ये जो एरो आप लोगों ने बनाए हैं वो आपको क्या बताते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी डायरेक्शन कैसी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव, हमें अगर सपोज की मैंने चार्ज हटा दिया, वो डायरेक्शन ऐसा बना हुआ है, तो मैं क्या समझूंगी कि यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, जब भी डायरेक्शन में ऐसा बना है। अगर सपोज कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखती तो इसकी डायरेक्शन में कैसे बनाती, एरो को ऐसे बनाती, दैट मींस इनवर्ट करती। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। दूसरी बात, ये जो आप एरो की साइज बना रहे हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जो आप ड्रॉ कर रहे हो, ये कितनी पास पास है, इनकी डेंसिटी कितनी है, वो इनकी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं इसे, डायरेक्शंस का आपको समझ में आ गया। अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अगर आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे बनाए, तो जैसे सपोज कि अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बहुत ज्यादा डेंस, बहुत ज्यादा पास पास में बनाया है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ज्यादा है। अगर आप लोगों ने दूर दूर बनाया है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या है, कम है। ठीक है,
अगर आप लोगों ने आसपास ज्यादा डेंस लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को तो डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। यही बात मैंने 6 नंबर के पॉइंट में आपको लिखी है। आप ध्यान से देखिए, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड द एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरो आपको क्या गिव्स करते हैं, डायरेक्शंस गिव्स करते हैं, और जो डेंसिटी रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो आपको क्या गिवन करती है, मैग्नीट्यूड गिवन करती है। मैंने 6 पॉइंट में आपको ये लिखा भी है, आप चाहो तो ऐसे नोट डाउन भी कर सकते हो, इसे एरो बना सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग लर्न कर रहे हैं, कि क्या क्या स्पेशलिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। एक प्रॉपर्टी हमने 6 नंबर की पहले स्टडी कर ली, कोई बात नहीं। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, फील्ड लाइन्स आर स्टार्टेड। फील्ड का मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट द नेगेटिव चार्जेस। हमेशा याद रखें, कभी कभी एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए आती है, तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्ज अगर आप लोगों के पास गिवन है, तो हमेशा याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है, नेगेटिव। अगर मैं आपको 2 ऐसे चार्ज बना देती हूँ, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पे होगी, नेगेटिव चार्जेस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी एंड होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फील्ड लाइन्स आर स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड विद द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन वे स्टार्टेड और एंड इंफिनिटी। ये मैंने इंफिनिटी बनाया है यहाँ पर। अगर सपोज सिंगल चार्ज है, यहाँ तो 2 चार्ज थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन अगर एक सिंपल चार्ज है, एक सिंगल चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वो कर्व कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो अगर एक सिंगल चार्ज अगर यहाँ पे आप लोगों ने पुट किया है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आप इंफिनिटी तक ड्रॉ कर सकते हो। दैट मीन्स आपकी जितनी कॉपी उससे भी ज्यादा जितना आपके पास स्पेस है, वहां इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। अगर सिंगल चार्ज पुट किया है तो उसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, हम उसे इंफिनिटी तक ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करें। थर्ड पॉइंट आता है, 2 फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अगर आप लोगों ने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, तो दोनों कभी भी किसी भी तरीके से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर पहली लाइन ऐसी तो दूसरी ऑब्वियसली उसके पैरेलल निकल जाएगी, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये बात याद रखें, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। फोर्थ पॉइंट, इट डोंट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। इसका मतलब ये है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, आप लोगों ने 10th क्लास में अगर मैग्नेट पढ़ा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लाइन बनाते थे, तो ये नॉर्थ और आपका साउथ पोल रहता था, तो हम इसमें डायरेक्शन में इसे क्लोज करते थे, यहाँ से भी रहते हो फिर इसे भी हम ऑफ करते थे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्लोज नहीं किया जा सकता। इट डोंट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ये कोई भी क्लोज लूप क्रिएट नहीं करती। सपोज कि आप लोगों ने, ये आपका पॉजिटिव था और ये आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसे बना दिया, फिर आप ऐसे नेगेटिव से प्लस मिला के उसे क्लोज नहीं करोगे, बस यहाँ पे ये स्टॉप हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, दैट मीन्स अब आप इसको नेगेटिव से यहाँ लाके इसे क्लोज नहीं कर सकते, क्लोज लूप नहीं बनती। क्लोज का मतलब कि एक बंद सर्कल आपका नहीं बनेगा, यहाँ पे पूरा क्लोज नहीं होगा, ये यहाँ से ऐसा ओपन ही रहेगा। ठीक है, तो क्लोज लूप ये यहाँ पे नहीं बनाती, इनकी स्पेशलिटी होती है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये EFL में लिख रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ड्रिल। चार्ज फ्री रीजन जहां पे हो, है ना, चार्ज फ्री रीजन मतलब जहां पे और चार्ज आपके अवेलेबल नहीं हो, ऐसे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर कोई चार्ज आपने रखा है तो कंटिन्यूअस कर्व आप बना सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप 1 बाय 1 आप लगातार एक के बाद एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। और सिक्स्थ मैंने आपको बता ही था, डेंसिटी इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है और जो एरो रहता है वो उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। इनके अलावा भी और कुछ प्रॉपर्टीज होती है थोड़ी बहुत, तो हम ऐसे मैं आपको जनरल बता देती हूँ, अगर आप नहीं लिखते हैं तो। एक हम बोलते हैं ना यूनिफॉर्म, अभी मैंने बताया था आपको टॉर्क के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होती है, तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो एकदम सेम डिस्टेंस पर, अगर ये सेम डिस्टेंस पर ऐसे लाइन एक दूसरे के पैरेलल बनी हुई है, ये सेम डिस्टेंस पर अगर बनी हुई है, तो ऐसी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
सेम डिस्टेंस की, सेम मैग्नीट्यूड की और इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरे के पैरेलल अगर लाइन बनी हुई तो इनको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म बनी तो मान लो एक ऐसी बनी है इस डायरेक्शन में, एक ऐसे है, ठीक है, तो ये आपकी ये ऐसी वाली को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, जो कि एक दूसरे से कोई पास में है कोई दूर है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कंडक्टर रहता है तो किसी कंडक्टर के जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो हमेशा आपकी जीरो होती है। सेकंड चैप्टर में भी आपकी बात पढ़ने वाले हो, चाहो तो यहाँ पर नोट कर सकते हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जो मेन 6 प्रॉपर्टी आपकी ये है। अगर ये 2 प्रॉपर्टी भी आप एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज नोट डाउन अगर आप लोगों ने साथ में किया है तो कर ले इसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन हो गई, ये इसकी यहाँ पे 5-6 प्रॉपर्टी हो गई। 7th 8th अगर आप लिखना चाहो तो कभी कभी एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आ जाती है, कभी कभी आपको ऐसे गिवन कर देता है कि यहाँ पे पॉजिटिव रखा है, यहाँ पे नेगेटिव रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली यहाँ से सिंपल आपके आ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, ओके। और होमवर्क में आपको आज के लिए क्या करना है, तो होमवर्क में एक तो वो आप क्वेश्चंस कर ले जो मैंने आपको डाइपोल्स के लिए दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो मैंने पूछा आपको वेक्टोरियल के लिए, एक तो वो आप लोग लर्न कर ले। इसके अलावा आज के लिए आपके प्रॉपर्टीज लर्न कर ले सारी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके वो न्यूमेरिकल और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लर्न करेंगे इलेक्ट्रिक प्लस और गॉस लॉ, जो कि आपका लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। थैंक यू।